हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आई थिंक आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, 9th क्लास में भी इसको पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा शायद 4th चैप्टर में केमिकल ये रिएक्शंस के बारे में, सिर्फ उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसमें जो दो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो एक जो कंपाउंड बनाता है उसके बारे में, यहाँ पे कंपाउंड जो रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बनाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब भी दो एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड जो भी हो, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या एटम या फिर मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, मतलब कंबाइन होते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होता है उन दोनों के बीच में, तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। उसको हम लोग प्रोडक्ट ही बोलते हैं। जो नया चीज़ बनता है, दो चीज़ रिएक्ट करके, दो कोई भी एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, इन दोनों को जब रिएक्ट होता है तो एक नया चीज़ बनता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो दो पीछे, और इस प्रोसेस को, जो पूरा रिएक्शन प्रोसेस है, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जो मतलब उसका दोनों का, दो एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का, इन दोनों का रिएक्ट होना और नया प्रोडक्ट बनना, इस जो प्रोसेस होता है ये पूरा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे केमिकल is a process in which two or more than two elements compound or molecules combines together to form a new product is known as केमिकल रिएक्शन। मतलब जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट मिलकर बनाते हैं, इस पूरा प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पे होगा दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ केमिकल रिएक्शन का, जैसे वाटर का,
हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है H2O। एक और ले लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, हाइड्रोजन एक एटम हो गया और मॉलिक्यूल हो गया, दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये एक अलग मॉलिक्यूल बना रहा है। जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा होगा, हाइड्रोजन का रिएक्ट करना ऑक्सीजन के साथ और वाटर का बनना, ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है। एक और ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके MgO बनाता है, मतलब ऑक्सीजन मैग्नीशियम का एक एटम मिलके और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसमें और भी हैं कुछ ये होते हैं जैसे जिसके थ्रू कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि वो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज़, पहला, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर वो जैसे कि वाटर ही बनता है तो 2 गैस मिलके एक वाटर बनता है। ये 2 गैस मतलब एक हाइड्रोजन भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है। जब दोनों मिलता है तो ये हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि वाटर होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हो जाएगा हमारा चेंज इन स्टेट। दूसरा, कलर में भी चेंज होगा। तीसरा, गैस का इवोल्यूशन होगा। मतलब अगर केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ रिएक्शंस इतने मतलब पावरफुल होते हैं कि ये हो जाता है उनको, जैसे कि आप वो कैल्शियम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है, मतलब ये करते हैं हम लोग वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं पत्थर, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और वो जब पानी से रिएक्ट करता है तो उसमें वो बहुत हीट अप हो जाता है। भी हम लोग जो भी उसमें जिस भी चीज़ में हम लोग उसको रख के पानी से रिएक्ट कराएंगे वो पूरा हीट अप हो जाता है और गैस उसमें से भी वेपराइज मतलब वेपर फॉर्म में निकलने लगता है। तो इससे हम लोग पता चलता है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसलिए एक और हो जाएगा इसका प्रॉपर्टीज़ इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। चौथा प्रॉपर्टीज होता है चेंज इन टेम्परेचर। ये 4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करके आसानी से पता कर सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। अब आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या? जब भी जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको इक्वेशन का फॉर्म दे देना।
जो भी, जैसे कि H2O यहाँ पे यही हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का ले लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। अगर हम इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखें कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इस तरह बोलें तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर इसके हम लोग ये सिर्फ लिख दें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये अगर लिखें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो, ये एरो मतलब ये दिखाता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रहा है, ठीक है। और प्लस मतलब दो एटम हो या फिर मॉलिक्यूल हो या फिर कंपाउंड हो, वो ऐड हो रहा है। जैसे कि मैग्नीशियम ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं और इसके बीच में अगर प्लस के सिंबल है तो ये मतलब ये करता है, इंडिकेट करता है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट हुए हैं और रिएक्शन इस तरफ हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ हुआ है रिएक्शन। एरो ये बताता है। अगर यहीं अपोजिट डायरेक्शन में हो तो मतलब मैग्नीशियम को ये करके मैग्नीशियम को मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड अपोजिट डायरेक्शन में ये हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है। जैसे कुछ इक्वेशन होता है जो दोनों तरफ होता है। जैसे कि आप एक तरफ से अगर दो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बन जा रहा है। तो ऐसे इक्वेशंस आगे भी आएंगे, आपको आप मतलब देख लीजिए, दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी ये पढ़ लेते हैं केमिकल इक्वेशन, उसको आगे मैं बता दूंगा आपको। केमिकल इक्वेशन जैसे कि एक ले लेते हैं और जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्ट करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये बनाता है। तो जिंक का Zn होता है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है। ये केमिकल फार्मूले हैं सारे, आपको याद करना होगा ये सारे। बिना इसके मतलब आप कोई भी इक्वेशंस को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको केमिकल फार्मूला नहीं याद है तो इसे याद कर लीजिए प्लीज़। जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे हो गया, ये केमिकल इक्वेशन है। जैसे अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ये इतना लंबा हो जा रहा है। इसमें हम लोग ये भी नहीं पता लगा सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है या फिर नहीं है। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में, तो हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। इसमें हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे जिंक का बैलेंस इक्वेशन होता है जब लेफ़्ट साइड में मतलब रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट बोलते हैं इसको। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट्स होता है जो लेफ़्ट साइड में, एरो का लेफ़्ट साइड में होगा वो रिएक्टेंट होता है और एरो का राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। जब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट देन द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। मतलब अगर इसमें रिएक्टेंट्स में जो एटम है, जो भी जितने भी नंबर्स ऑफ एटम है एक एलिमेंट का, जितने भी एटम्स है, अगर रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में दोनों तरफ बराबर है मतलब इक्वल है, तब वो इक्वेशन होल इक्वेशन ये होगा, बैलेंस्ड होगा। जैसे जिंक का यहाँ पे एक एटम में, इधर भी जिंक का एक एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है,
हाइड्रोजन का 2 इधर एटम है। सल्फ़र का 1 एटम है, सल्फ़र का यहाँ पे 1 एटम है। ऑक्सीजन का 4 है, ऑक्सीजन का यहाँ पे भी 4 है। मतलब ये जो इक्वेशन है जिंक प्लस जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ZnS मतलब जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये जो इक्वेशन बनेगा ये बैलेंस्ड इक्वेशन बनेगा। अब किसी भी इक्वेशन की बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, क्यों मतलब रिक्वायरमेंट होता है? ऐसे भी रख सकते हैं हम लोग, आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है हम लोग किसी भी जो इक्वेशंस होता है उसको बैलेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ती है हम लोग की? हम लोग जानते हैं कि थ्योरी एक पढ़े होंगे आप लोग 9th क्लास में, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही मतलब यही थ्योरी इस पे अप्लाई होता है हर एक केमिकल इक्वेशन में। आखिर जब एनर्जी एक तरफ से हम मतलब दे रहे हैं एनर्जी, तो आखिर वो जा कहाँ रहे? इस थ्योरी को मेंटेन करने के लिए, इस थ्योरी को एप्लीकेबल बनाने के लिए हम लोग ये इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मेन रीज़न यही होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी वजह से ये होता है, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम लोग। अदरवाइज़ हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे रखेंगे तो वो गलत हो जाएगा आपका। अब आगे देखते हैं कि इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करते हैं। हाउ टू चलिए शुरू करते हैं। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें उसका बैलेंसी नहीं, आपको स्टेप वाइज सिखा रहा हूँ कि कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग फेरस Fe प्लस H2O रिएक्ट करके Fe हाइड्रोजन। जब फेरस डेट मीन्स आयरन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है, मतलब आयरन का ऑक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले आप हमारे पास इक्वेशन क्या था, Fe प्लस 4 H2O रिएक्ट करके बना रहा है Fe3O 4 प्लस 4 H2। अब हम फेरस का ये करते हैं, एटम प्रोडक्ट्स, ये हो जाएगा फेरस का रिएक्टेंट में 1 है और यहाँ पे 3 है बैलेंस्ड।
बैलेंस्ड 3 × 1। यहाँ पे जो अब इसमें हमें 3 लाना है, यहाँ पे 3 लाना है, प्रोडक्ट में हमें रिएक्टेंट्स में 3 लाना है। तो हम 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 ही होगा, और रिएक्टेंट में हमारा 3, प्रोडक्ट में 3 है ही, हमारा रिएक्टेंट में 3 हो जाएगा। अब जो न्यू इक्वेशन बनेगा हमारा, न्यू इक्वेशन बनेगा ये रिएक्टेंट में, यहाँ पे इधर जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो रिएक्टेंट में जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जितने भी नंबर्स हैं वो प्रोडक्ट में जाएगा। और जो भी ये होता है, जो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमेशा बाहर लिखते हैं इसके। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनके आगे लिखते हैं हम लोग। जैसे Fe के आगे ये 3 लिखा हूँ मैं, ये नहीं कि यहाँ पे लिख दूँगा, ये गलत हो जाएगा आपका। बाहर लिखते हैं हमेशा, +4 H2O Fe3O4 + 4 H2। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं रिएक्टेंट्स में। अब प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स में फेरस का, आयरन का है हमारे पास 3, प्रोडक्ट में भी 3 है। फिर से हाइड्रोजन का 8 है, हाइड्रोजन का यहाँ पे भी 8 है। फिर से ऑक्सीजन का यहाँ पे भी 4 है, इधर भी 4 है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल हैं सारे। तो ये जो इक्वेशन बनेगा 3Fe + 4 H2O Fe3O4 + 4 H2, ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा प्लीज़। सॉल्व करके देखिए हो रहा है कि नहीं। और एग्ज़ाम में ऐसे इस जो पूरे मेथड जो मैं बताऊँ इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। दिस मेथड इज known as hit and trial मेथड। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं हम लोग। इस पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। पहला है H2 + O2 H2O। दूसरा है CH4 + O2 CO2 + H2O।
तीसरा है C6H12O6 प्लस O2 रिएक्ट करके बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज करेगा। एक्चुअली ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। जो हमारे जो भी चीज़ हम खाते हैं, जैसे वो ये हो गया, जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज ही होता है, और वो जब ऑक्सीजन से हमारे बॉडी में जाकर ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है वो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज करता है, जिससे हमारा जो बॉडी होता है वो मेंटेन रहता है एनर्जी की वजह से। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। और नंबर AgCl रिएक्ट करके Ag प्लस Cl2। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है कि जब जितने भी मेटल्स हैं जब वो रिएक्ट करते हैं, इससे वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टीज देते हैं, ठीक है। और जो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज देते हैं और जो बेस बनता है, जैसे वाटर से रिएक्ट करके आपका क्या बनता है, जैसे वाटर से रिएक्ट करके जब आयरन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। जो आयरन ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अगले एसिड वेसिड एंड साल्ट में, शायद अगला चैप्टर है वो, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरे अच्छे से डिटेल में। अभी फ़िलहाल इतना जान लीजिए कि जो भी मेटल्स होते हैं वो जब इससे वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिक ये देते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बनते हैं वो। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी गैसेस, ज़्यादातर गैसेस फॉर्म में ही होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं, तो वो जब रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ देते हैं। जैसे कि मीथेन CH4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये पूरा ये होता है जो हम लोग के घर में यूज़ होता है, गैस HP LPG जो भी गैस यूज़ होता है उसमें मीथेन होता है, मीथेन की क्वांटिटीज़ होती है उसमें। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 4 तरह के होते हैं केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला होता है एडिशन रिएक्शन, डेट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं उसको। पहला कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला टॉपिक ले लेते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि वाटर का फॉर्म वाटर हो गया, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाता है वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक और ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये भी सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। तो इस तरह के जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। those type of reaction in which two or more than two atoms combine together to form a product is called combination रिएक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग तरह के एटम मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये तीन मैं एग्जांपल ले लिया।
लिख लीजिए इसको जल्दी से जल्दी। इसी रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई दो प्रोडक्ट आपस में मिलते हैं तो उसमें से हीट रिलीज होता है। जब भी दो चीज़ मिलेगा तो उसमें से हीट रिलीज होता है। कभी कभी नेग्लिजिबल हीट होता है तो हम मतलब इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन जब ये होगा, जब ज़्यादा जब ये होता है तब हमारा हीट जो होता है वो सेंसेबल होता है। हम लोग पहचान लेते हैं कि हाँ हीट रिलीज हुआ है। इसमें और इस तरह का जो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट रिलीज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सॉरी, the reaction in which heat is released during the reaction एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में एक और ये ले लेते हैं, मीथेन का ले लेते हैं हम लोग, CH4+। ये जब ऑक्सीजन में जो हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं, गैस चूल्हा जो गैस यूज़ करते हैं, जो भी कंपनी का, उसमें मीथेन होता है। हम लोग पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो जब ये मीथेन होता है, ये जब एयर के संपर्क में एयर के प्रेजेंस में जब इसको जलाया जाता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। वाटर रिलीज होता है जो वेपर फॉर्म में होता है, CO2 प्लस H2O। ये जो वाटर होता है, ये वाटर इसके फॉर्म में होता है, गैसेस फॉर्म में होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्रोड्यूस करता है। ये जब ये रिएक्ट करेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा।
एक और भी होता है जो भी हम लोग रिस्पिरेशन जो होता है ब्रीदिंग नहीं, रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में अंतर है। रिस्पिरेशन में होता है हमारा जो जितने भी डाइजेशन प्रोसेस होता है ये सारा रिस्पिरेशन में आता है। डाइजेशन प्रोसेस मतलब जो हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं वो इससे जाता है क्या बोलते हैं, जो अंदर ग्लूकोज होता है या फिर जो ये होता है फैट्स होते हैं उससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये पूरा रिस्पिरेशन में आएगा। इसका भी पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी का जो लाइफ प्रोसेस में उसमें पढ़ेंगे हम लोग। इसी 10th क्लास में ही बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस उसमें पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर से कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।